जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार आपके अपने चैनल नंदन एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को लिया है और ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो NMMS के पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये सभी बहुत ही आसान हैं। उम्मीद है आप सब इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आप लोग मेरे द्वारा हल किए गए प्रश्नों को देखने से पहले प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद उन प्रश्नों को खुद हल करिए। अगर हल करने में कोई दिक्कत आ रही है या हल करने के पश्चात जब आप इसको हल कर लेते हैं तब फिर आप वीडियो को प्ले करिए और मेरे सलूशन को देखिए और अपने आप को जज करिए कि आप इनमें से कितने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आप पूरी कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न को 60 सेकेंड से पहले कोशिश करिए, जितना कम से कम समय में आप उसको हल कर सकते हैं हल करें। उसके बाद फिर वीडियो पर आगे बढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। कह रहा है यदि x और y विषम संख्या हैं। कैसी हैं? विषम संख्या पूर्णांक है, ठीक है ना। x और y विषम पूर्णांक हैं सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक है? अब देखिए, अगर आप दो विषम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब भी दो विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो आपको एक सम पूर्णांक मिल जाएगा। तो अगर इसमें कहीं केवल जोड़ करके दे दिया होता तब तो हम सीधे उसको ले लेते, लेकिन इसमें कहीं ऐसा दिया नहीं है। पहले ऑप्शन में दो पूर्णांकों को जोड़ा है, दोनों विषम में जोड़ दिया तो सम हो गया, लेकिन एक घटा दिया उसमें से। तो जब आप सम में से एक घटा देंगे तो तुरंत विषम हो जाता है। सम में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो क्या मिल जाता है? विषम। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे पे आइए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अगर आप दो पूर्णांकों को, दोनों विषम पूर्णांक हैं और उनको गुणा कर दें, ठीक है ना, तो जब गुणा करेंगे तो ये विषम पूर्णांक मिल जाएगा। जब दो विषम पूर्णांकों को आप गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? विषम पूर्णांक मिल जाएगा। और उन विषम पूर्णांकों में से एक आपने घटा दिया, तो जब विषम पूर्णांक में से एक घटाएं या एक जोड़ दें, दोनों ही कंडीशन में क्या मिल जाता है? सम मिल जाता है। तो इसने क्या किया है? दोनों विषम पूर्णांकों को गुणा कर दिया जो कि एक विषम हो गया, और उसमें से एक घटा दिया तो ये सम हो गया। यानी सम पूछ रहा है और बी वाले में आपको उत्तर मिल गया। तो बी वाले में क्या मिल गया? आपको उत्तर मिल गया। यानी ये बी वाला ऑप्शन जो है सम पूर्णांक है। सी वाला विषम है। डी वाला देखेंगे तो ये भी विषम है, क्योंकि विषम में दो जोड़ेंगे तब भी विषम आएगा, ठीक है। तो पहले का उत्तर आपका कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन हो गया, x/-1। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं तब उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, दो संख्याओं का क्या दिया हो आपको? योगफल और गुणनफल दिया हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? जब योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा? देखिए, व्युत्क्रम का पूछ रहा है, सीधे सीधे संख्याओं का योगफल दे दिया और उनका गुणनफल दे दिया। उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करिएगा कि व्युत्क्रमों का योगफल बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल कर दीजिएगा। यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 12/35। अब ये होता कैसे है? तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा 12/35, ये आपका सही आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हमारी दो संख्या हैं x और y, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो x + y आएगा, ठीक है ना। और जब इसका गुणा करेंगे तो xy आएगा। भाग दे दीजिए दोनों को। हमने क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि जब इनके व्युत्क्रमों को आपको ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब व्युत्क्रमों को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो जो योगफल आया उसमें गुणनफल से भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पे x और y दो संख्याओं को लिया है, उनको जोड़ दिया और जोड़ने पर जो योगफल आया उसमें उनके गुणनफल से भाग दे दिया, ठीक। तो अब भाग देने पर आएगा क्या? देखिए, इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो ये x/xy हो जाएगा, होगा। फिर y के साथ जब अलग करेंगे तो y/xy हो जाएगा ना। यहाँ x से आप x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ y से आप y को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? x कैंसिल हो गया तो 1 ऊपर बच गया, नीचे बच गया y, और यहाँ y कैंसिल हो गया तो 1 ऊपर बच गया, नीचे बच गया x। अब हम लोग जानते हैं कि योग का जो नियम है, योग का, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चाहे y पहले आए चाहे x बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्रम का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे 1/y और 1/x है क्या? ये y का व्युत्क्रम है, ये जो है आपका किसका व्युत्क्रम है? y का व्युत्क्रम है। और 1/x किसका व्युत्क्रम है? x का व्युत्क्रम है। तो हमने क्या किया है? व्युत्क्रमों को जोड़ दिया, ठीक। कैसे आया ये? हमने क्या किया था? पहले क्या किया था हमने? देखिए, यहाँ पे योगफल
और उसको भाग किससे दिया, गुणनफल से। तो हमको मिला क्या, सब कुछ करने के बाद यहाँ लास्ट में देखिए क्या मिल रहा है, हमको व्युत्क्रमों का योगफल मिल रहा है ना। यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो दिया है 12 और गुणनफल जो है वो दिया है 35। तो इसको जब आप भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, व्युत्क्रमों का योगफल मिल जाएगा। यानी ऑप्शन आपका हो गया 12/35। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 पर बार है, 0.08 पर बार। इसका मतलब है कि 0.8 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। ये कैसा है, रिपीटिंग, मतलब कैसा है, ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। तो उसको निरूपित करता है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपका रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब क्या है कि 0.8 बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना। तो इसको आप x बराबर मान लीजिए। x बराबर किसको मान लें, तो 0.08 बार को। ठीक है ना। यहाँ पे 0.8 बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2। तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 100। 100 से दोनों तरफ आप गुणा कर दीजिए। जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना, 1 के आगे उतना जीरो लगा लेते हैं। ठीक। तो 100 से आप गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 100x, और इधर कितना हो जाएगा, देखिए 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी 0.8 पहले आ गया और 0.08 पर पुनरावृत्ति ये बार बार होती रहेगी, क्योंकि ये तो अनंत बार है, ये कभी समाप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए बाएं पक्ष को घटा रहे हैं, 100x में से 1x घट गया तो ये बच गया 99x, बच गया ना। हमने क्या किया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया है। तो इधर हो गया कितना, 100 में से 1 घट गया 99x। इधर देखिए दशमलव के बाद 0.8 इधर भी है, 0.8 इधर भी है। ठीक है ना। दशमलव के बाद वाला सब समान है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के बाद वाला बचेगा कितना, तो बचेगा केवल 8 बचेगा ना। यानी x का मान हमको क्या निकालना है, अगर यहाँ से निकालें तो 8 और 99 इधर गुणा में है, इसको जब पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ गया, x का मान ये आ गया आपका कितना, 8/99। और x आपने माना किसको था, तो 0.08 बार को। ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, 0.08 बार का मान पूछ रहा है भिन्न में। तो इसका मान कितना आ गया आपको, यानी x का मान, यानी 0.08 बार का मान कितना आ गया, 8/99। कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, 8/99। ठीक। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम। तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 संख्याओं का हम योगफल करते हैं, योग का साहचर्य नियम है। 3 संख्याओं का योगफल करते हैं और उसमें से किसी भी 2 का एक साथ क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है ना। मतलब किसी 2 को पहले जोड़ लेंगे, उसमें तीसरी को जोड़ेंगे, क्रम का कोई असर पड़ता नहीं है, क्रम का कोई प्रभाव नहीं, तो ये पहला ही आपको दे रखा है। ठीक है ना। ये साहचर्य है। दूसरे को देखेंगे तो ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है ना, ये क्रम विनिमय है। तीसरा कौन सा है, तो ये गुणन का योग पर वितरण है। देखिए है कि नहीं है, गुणन का किस पर वितरण है, योग पर वितरण है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा सारे नियम को। देखिए लास्ट वाला नियम कौन सा दे रखा है, तो ये योगात्मक, अरे योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव। ठीक है ना। तो ये आपका चौथे का उत्तर कौन सा मिलेगा, पहला वाला ए, ये है साहचर्य नियम। ठीक। आइए अगले पे चलते हैं। देखिए 5वां कह रहा है कि कितना है ये, तो 23,75,109, 23,75,109 में 7 के स्थानीय और जाति मानों का अंतर। ठीक है ना। तो 7 का स्थानीय मान इसमें कितना हो जाएगा, 70,000, कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। ठीक। और 7 का जाति मान तो वो 7 ही रहता है। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 70,000 में से 7 घटा दीजिए तो 69,993। अब ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, 69,993 आपको सी वाले में दे रखा है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। डी वाला कितना है, 6,99,000 दे रखा है, इस पर मत चले जाइएगा, कौन सा है, सी वाला है। आइए आगे चलते हैं। 6वां बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ऋण 3 और ऋण 23 का गुणनफल, यानी 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुणा कर रहा है। तो 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है। 23 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69, तो ये धन 69 आएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक।
ये वाला तो ऋणात्मक दे रखा है तो वो गलत हो जाएगा, बी वाला सही है। अब आइए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है। क्या दे दिया? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे दिया, ठीक है ना। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 7/12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है ना। परिमेय संख्याओं के गुणनफल में अगर एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, और वही आपको चाहिए। तो हम क्या करें, इसके गुणनफल में पहली जो एक संख्या दे रखा है उससे भाग दे देंगे। तो गुणनफल कितना है? देखिए क्या करेंगे, गुणनफल में किससे भाग देंगे आप? गुणनफल में आप भाग देंगे जो एक संख्या आपको दे रखा है। एक संख्या कोई दे रखा है ना, पहली हो चाहे दूसरी हो, जो भी हो, इससे आप भाग दे दीजिए। तो गुणनफल कितना है? -5/6। इसमें आप भाग किससे दे रहे हैं? -7/12 से। तो देखिए ऋण संख्या में ऋण संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। यानी अच्छा, भाग में आप क्या करते हैं, तो इसको गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो नीचे वाली जो आपकी परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो इन्वर्स हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी, है ना। तो अंश को हर और हर को क्या बना देंगे आप? अंश बना देंगे। और ऋण तो कैंसिल हो चुका है तो अब उस पर ध्यान देना ही नहीं है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10/7, यानी उत्तर आपका कितना आ गया? 10/7। कौन सा ऑप्शन है 10/7? तो ये बी वाला है, ठीक है ना। सी वाला भी है लेकिन वो ऋणात्मक है। और दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जब आप भाग दे रहे हैं, चाहे ऋणात्मक हो चाहे कोई भी हो, दो ऋणात्मक संख्याओं को भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी। तो उत्तर आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, जो योगफल आ रहा है यही है ना बीच की परिमेय संख्या का। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने 1/3 और 1/2 को जोड़ दिया, और जितना आएगा इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा होता है, ठीक है। 1/2 से हम गुणा करेंगे। अब देखिए जोड़ने पर आएगा कितना, तो देखिए 2 और 3 यानी ये आएगा 5/6। लसा लेंगे तो 3 और 2 का लसा कितना आ जाएगा? 6। 3 और 2 का लसा 6 आ गया। अब जब 3 से भाग देंगे 2 बार तो पहले में 2 मिलेगा जोड़ने के लिए, 2 से भाग देंगे 3 बार तो दूसरे में 3 मिलेगा, 2 और 3 को जोड़ देंगे 5, तो कितना हो गया? 5/6। अब इसको जब आप हल करेंगे तो अंश में 1 है और 5 है, गुणा करेंगे 5 एकम 5 ही रहेगा ना। और हर में क्या है? 2 और 6 है, तो 2 से कितना हो जाएगा? 12। यानी उत्तर आपका कितना हो गया? 5/12। उत्तर कौन सा हो गया? 5/12। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ देखिए ये बॉड मास रूल का प्रश्न है, इसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दे दिया है 15 - 8 + 27 भागे। अब देखिए हम फिर प्रश्न को ना लिख करके सीधे हम अंदर वाले को हल करें। तो 2 और 8 का गुणा है, 2 और 8 का क्या है? गुणा। तो 2/8 कितना हो गया? 16। और 16 में से 7 को आपको घटा देना है, ठीक है। 16 में से आप क्या घटाएंगे? चलिए एक बार लिख देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए। 16 में से आप क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे, ठीक है ना। 15 में से आपने क्या किया? 8 और 27 के भागफल में 16 और 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 से भाग दे देना है। तो 15 माइनस देखिए 8 + 9, 27 में 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो 8 और 3 कितना होता है? 11। यानी 15 में से आपको 11 को घटा देना है। तो उत्तर क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा 4। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? उत्तर में क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन सही है। उत्तर में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए ये बहुत आसान है, आप लोग देखते ही इसको जान गए होंगे कि कौन सा उत्तर सही है। ऋणात्मक संख्या देखने में जितनी बड़ी लगे, ठीक है ना, वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे पहले क्या है? ऋण 15 है, 15 देखने में तो बड़ा है, लेकिन ये ऋण 3 से क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ पे उल्टा कह रहा है कि ऋण 15 बड़ा है, तो गलत हो गया। फिर देखिए ऋण 17 कह रहा है कि ये ऋण 21 से छोटा है, ऋण 17 को छोटा बता रहा है और ऋण 21 को बड़ा। ये भी गलत है क्योंकि ऋण 21 छोटा है ना, देखने में जितनी बड़ी उतनी ही छोटी। ऋण 16 बड़ा है ऋण 1 से, यहाँ भी उल्टा हो गया। 16 ऋणात्मक है ना, तो ये छोटी हो जाएगी।
आखिरी जो ऑप्शन आपका डी वाला है ये कह रहा है ऋण 18 छोटा है ऋण 4 से, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है ना। 18 देखने में तो बड़ी है लेकिन ऋणात्मक है तो छोटी हो जाएगी, तो छोटा ये कह भी रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पे। देखिए ये जैसा हमने योगफल वाला किया था ठीक वैसा ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो भी अभी बता रहे हैं क्या ध्यान रखना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल आपको दे दिया है। क्या क्या दिया है? अंतर दिया है और गुणनफल। तो अंतर और गुणनफल दे दिया और उनके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतर दिया है और क्या दिया है? गुणनफल दिया है, और आपसे उसके व्युत्क्रम का क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है, यही ना। तो जब अंतर और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा हो तो आप वही नियम लगाइएगा, बस आंसर में ऋणात्मक कर दीजिएगा। मतलब संख्याओं का अंतर जो भी है तो अंतर रहेगा और बट्टे में क्या रहेगा? गुणनफल। ये आपका व्युत्क्रमों का अंतर आ जाएगा। ये किसका सूत्र है? व्युत्क्रमों का अंतर निकालने का सूत्र है, ठीक। लेकिन इससे पहले चिन्ह आपका बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? ये आएगा ऋण 5/36, ठीक है ना। ऋण 5/36। अब ये कैसे आएगा? तो फिर वही आप क्या करेंगे? देखिए अंतर दिया है x माइनस वाई, आप गुणनफल ले लें x y, हम x और y दो संख्या मान लेते हैं। x और y दो संख्या मान लिया, उसका अंतर कितना आ गया? x माइनस वाई, और गुणा आपने किया तो x y आ गया। अब इसको अलग अलग जब आप करेंगे तो ये x अपान एक्स वाई हो जाएगा एक बार x के साथ, और फिर y अपान एक्स वाई हो जाएगा एक बार y के साथ। देखिए यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे y और y कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बचा कितना? तो आपका बचेगा 1/y, और यहाँ पे कितना बचा? 1/x, ठीक। अब चूंकि हमने x और y संख्या लिया है तो उसका अंतर क्या लें? हमने x और y संख्या लिया है तो अंतर में हमको 1/x माइनस 1/y आना चाहिए था, सही था ना। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1/y माइनस 1/x। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक। तो ऋणात्मक संख्या क्रम विनिमय, दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्रम विनिमय तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। अगर ये धनात्मक आ रहा है तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, अगर ये धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो इसीलिए हम पहले इसमें क्या लगा लेते हैं? ऋण चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर आपको उम्मीद है समझ गए होंगे इसको। तो उत्तर आपका कितना हो गया? ऋण 5/36। देखिए ऋण 5/36 कहाँ दिया है? ये पहले ही ऑप्शन में आपको दे दिया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ देखिए ये कह रहा है कि 17 का घात 5 है, 15 का घात 24 है और 8 का घात 20 है। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो 17 का घात कितना है? 5। 15 का घात कितना है? 24। तो 15 देखिए हमारा 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, और ये अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो आप 15 को अभाज्य में बदलेंगे तो ये 3 गुणे क्या हो जाएगा? 5, और इन दोनों का पावर कितना रहेगा? 24 रहेगा, ठीक है ना। फिर 8 भी आपका कैसा है? भाज्य है, इसको अभाज्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका पावर कितना दिया है? 20। अब जितने गुणनखंड आपके मिले सारे कैसे मिले? अभाज्य मिले, ठीक। तो पहले वाले में कितने गुणनखंड है? 17 5 बार है ना, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 24 बार है, 3 कितनी बार है? 24 बार, तो यहाँ 3 का गुणनखंड कितना? 24 बार आएगा। 5 का गुणनखंड कितनी बार? 24 बार आएगा। 2 का गुणनखंड यहाँ 3 है और तीनों 20-20 बार आएंगे, तो हम क्या करेंगे? 20-20 बार 3 बार जोड़ देंगे, सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए ना। पहले 17 5 बार आया, उसको हमने जोड़ लिया, ठीक। 17 को 5 बार जोड़ लिया, 3 24 बार आया, उसको जोड़ लिया, 5 24 बार आया, उसको जोड़ लिया, 2 20 बार आया, इसको आपने जोड़ लिया, फिर दूसरा 2 भी 20 बार आया, इसको आपने जोड़ लिया, तीसरा 2 भी 20 बार आया, इसको आपने जोड़ लिया। अब जोड़ने पर देखिए उत्तर आएगा कितना? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20 40 60 हो गया इधर, और 60 20 80 84, और 84 और 20 आपका कितना हो गया? तो ये हो गया 108, और 108 में 5 जोड़ दिया आपने तो आ गया 113, ठीक। उत्तर कितना आ गया? उत्तर आ गया 113। कहाँ दिया है? डी वाले पे दे दिया है। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 113 हो जाएगी, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए
यहाँ पे कह रहा है करणी में 5 धन 4/3। करणी में कितना है 5 है और धन कितना है 4/3 है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय। और 4/3 कैसी है? परिमेय। तो जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो जो योगफल आता है वो अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। जब हम किसको जोड़ लें? अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय में किसको जोड़ दें? परिमेय को जोड़ दें, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है ना, अपरिमेय रहेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? 2 का घात कह दिया 50, ठीक। फिर कह रहा है 3 का घात 45, फिर कह रहा है 4 का घात 30 और फिर कह रहा है 5 का घात 20। अब इसको देख के तो डर लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े, ठीक है दोस्तों। इसमें इसको अगर आप देख रहे होंगे तो लग रहा होगा अरे बाप रे, 2 का घात 50 निकालना है, 3 का घात 45 निकालना है और 4 का घात 30, 5 का घात 20 कैसे निकालेंगे? है ना समस्या? कोई समस्या नहीं है। देखिए जो घात है आपके पास, यहाँ 50 है, यहाँ 45 है, यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। जितने भी घात हैं उसका मौसा होगा। मौसा निकाल लीजिए। तो 50, 45, 30 और 20 का जब आप मौसा निकालेंगे HCF तो वो आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। 5 से आप घात को भाग दे दीजिए। तो जब यहाँ देखिए 2 का घात जब आप 50 में 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 बार और इसका घात कर दीजिए आप कितना? 5। m टू द पावर n में हम बदल रहे हैं, ठीक है ना। 2 का घात 10, इसका घात कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 का घात आपका, आपने 3 को किससे भाग दिया? 5 से, तो कितनी बार गया? 9 बार। 3 का घात 9 और उसका घात कितना हो गया? 5। यहाँ पे आपने क्या किया? फिर 30 को 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। तो 4 का घात 6 हो जाएगा और उसका घात कितना है? 5 है। फिर आपने क्या किया? 5 का घात 5 से भाग दिया 20 में तो 4 बार गया ना, और इसका घात कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक। अब देखिए सबका घात 5 5 5 हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम 5, चूँकि जो ये आपका ब्रैकेट के अंदर संख्या है ये जो बड़ी हो जाएगी तो बाकी जो घात है सबका 5 5 है। तो बड़ी संख्या का घात भी 5, छोटी संख्या का घात भी 5, तो सिंपल सी बात है कि बड़ी संख्या का घात जो है उसका मान ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो हमको बस अब ये देखना है कि जो ब्रैकेट में हमारी संख्याएं हैं इसमें से कौन बड़ी है। 5 5 घात तो सबका है, ये देखिए। तो ये अब हमको ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि घात तो सबका बराबर हो गया। जो बड़ी संख्या होगी उसका घात भी ज़्यादा, घात का मान भी ज़्यादा आएगा, ठीक। तो 2 के घात 10 का मान कितना आता है? अब हमको ये ध्यान देना है। तो देखिए 2 के घात 10 का मान कितना है? 2 के घात 10 का मान कितना आएगा? तो ये आता है 1024। कितना आता है? 1024, ठीक। और इसका घात कितना है? 5 है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ एक गलती कर दी, सब में गुणा का चिन्ह लगा दिया, जबकि ये सारी क्या हैं? अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक। ये सब क्या हैं? अलग अलग संख्याएं हैं, किसी में गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा, सारी अलग अलग हैं। हमको संख्याओं को देखना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी, ठीक है ना। तो अब कैसे देखेंगे? आइए सबके बीच में कामा लगा लीजिएगा ताकि सब अलग अलग हो जाएं। अब एक एक का मान हम निकालते चलते हैं। देखिए 2 के घात 10 का मान कितना आ गया? 1024 और उसका घात कितना हो गया? 5 हो गया। अब आइए 3 का घात 9 का मान निकालते हैं। 3 के घात 9 का मान कितना आ जाएगा? तो ये आपका आता है 19,683। कितना आता है? 19,683 और इसका घात कितना है? 5 है, ठीक है ना। आइए अगली संख्या पर चलते हैं। 19,683, इसका घात 5। अगली संख्या क्या है? तो अगली है 4 का घात 6। 4 का घात 6, इसका मान कितना है? तो 4 के घात 6 का मान आपका आ जाएगा 4096। कितना आ जाएगा? 4096, 4096। इसका घात भी क्या आ गया? 5 आ गया। अब 5 का घात 4, इसका मान आइए निकाल लिया जाए। तो देखिए 5 के घात 4 का मान आता है 625, ठीक है ना। 5 के घात 4 का मान कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा और इसका घात भी 5 है। तो देखिए अब सबका घात कितना हो गया? 5 5 5 5, तो घात तो बराबर है।
घात बराबर हो गया, आधार जिसका बड़ा हो संख्या उस संख्या का मान बड़ा। तो आधार किसका बड़ा आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखिए ये है 19,683 सबसे बड़ा है ना, बाकी सारे घात क्या हैं, आधार छोटे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 का घात 45, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, 3 का घात 45 वाला, ठीक है ना, इसका मान सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है कि इसको आप हल करके और तुरंत बता दीजिए इसका मान कितना है। तो ये कह रहा है 1/3 और इसका घात क्या है, ऋण 1 है, और ऋण 1/4 और इसका घात क्या है, इसका घात भी ऋण 1 है, और जो आ जाएगा तुरंत पूरे का घात भी आपको क्या कर देना है, ऋण 1 कर देना है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जब घात आपका ऋण 1 है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो घात धनात्मक हो जाएगा। तो ये 3/1 यानी 3 हो जाएगा, 3 का घात 1, और ये 1/4 यानी 4/1 हो जाएगा जब इन्वर्स करेंगे तो, और 4/1 यानी 4 हो गया, 3 ऋण 4 हो गया, और इसका घात क्या है, ऋण 1 है। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 का घात कुछ भी हो, ऋण 1 का घात कुछ भी हो, इसका मान क्या आएगा। अब चूंकि देखिए सम और विषम का यहाँ पे ध्यान देते हैं, ऋण 1 का घात अगर सम है, ऋण 1 का घात सम है तो पावर वैल्यू धनात्मक हो जाती है, इसका मान धनात्मक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋण 1 है यानी ये विषम है, तो इसको ऋण 1 है तो इसका मतलब हम ऋण 1/1 लिख सकते हैं, और इसका मान कितना आएगा, ऋण 1। ठीक है ना, ऋण 1 का घात ऋण 1, और इसका मान कितना आ गया, ऋण 1 आ गया। ठीक, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ऋण 1 वाला, ये है सी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए अगर ऋण 1 का घात कोई यम है, ठीक, और यदि यम यहाँ पे क्या है, सम है, यम क्या है, सम, तो ऋण 1 का मान आ जाएगा धन 1। ठीक है ना, और अगर यम क्या है, विषम है, क्या है, विषम, तो विषम अगर है तो इसका मान आ जाएगा ऋण 1, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ऋण 1 का घात यम है, यम यदि सम संख्या है तो इसका मान धनात्मक में आएगा, धन 1 हो जाएगा, और यम यदि विषम संख्या है तो इसका मान ऋणात्मक में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ चूंकि ऋण 1 था, 1 विषम है, तो इसका मान ऋण में आना था, तो इसलिए हमने किसको ले लिया, सी को ले लिया। ठीक, और कैसे आया तो भी आपको दिखा दिया यहाँ पे, देखिए ऋण 1/1 तो उसका मान ऋण 1 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। ठीक है ना, हाँ देखिए इसमें प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल। देखिए ऐसा प्रश्न हमने पीछे किया है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपको दे दिया, अब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो उत्तर सीधे क्या आ जाएगा, 11/18। इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आपका क्या हो गया, 11/18 हो गया। ठीक, योगफल बटे गुणनफल, ठीक है ना, योगफल कितना है, 11 है, और गुणनफल कितना है, 18 है, तो 11/18 हो गया व्युत्क्रमों का योग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप पीछे से देखिएगा, जो प्रश्न एकदम ऐसा ही प्रश्न आपको पीछे दिया था। आइए आगे आइए 17। देखिए यहाँ पे निरपेक्ष मानों को दिया है, ठीक है ना, निरपेक्ष मानों का मान निकालना है। तो पहले कह रहा है कि ऋण 17 है, इसका निरपेक्ष मान निकालिए, किसका, ऋण 17 का, और इसमें जोड़ दीजिए +17 के निरपेक्ष मान को। ठीक, जो आ जाए उसमें आप भाग दे दीजिए, किससे, तो ऋण 25 के निरपेक्ष मान और 42 के निरपेक्ष मान के अंतर से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऋण 17 का निरपेक्ष मान भी क्या आएगा, 17 आएगा, और धन 17 का निरपेक्ष मान भी क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है ना, भाग देने के लिए देखिए ऋण 25 का निरपेक्ष मान 25 आएगा, और ऋण 42 का निरपेक्ष मान 42 आएगा। ठीक है ना, तो 17 और 17 मिलकर के क्या हो गया, 34। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी 34 ही रहेगा, चाहे वो धनात्मक आया हो चाहे ऋणात्मक आया हो। और इसमें आपको भाग किससे देनी है, तो 25 और 42 के अंतर से। तो 42 चूँकि यहाँ पे बड़ा है, 42 क्या है, बड़ा है, तो 42 में से 25 को घटा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 17 बार। तो ये आपका ऋण 17 है, कैसा है, ऋण 17, लेकिन चूंकि आप निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं तो बाहर आके वो धन 17 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, धन 17। तो 34 में जब आप 17 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो उत्तर आपका बी वाला सही है। ठीक है ना,
यहाँ पे उत्तर कौन सही है, बी वाला। देखिए कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे क्या हो सकती है कि ये धन है ये ऋण है, तो जब 25 में से आप 42 को घटाएंगे, 25 में से किसको घटाएंगे, 42 को, तो इसका मान आपका ऋण में ऋणात्मक 17 आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये निरपेक्ष मान यहाँ पे लगा है ना, तो अब ये ऋणात्मक संख्या भी बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो 34 में 17 से भाग दे देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऋण 2/3 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आपका देखिए योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब संख्या तो वही रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। यानी ऋण 2/3 है तो ऋण 2/3 है तो इसका मान 2/3 तो रहेगा, लेकिन ऋण की जगह धन हो जाएगा। तो इसका मतलब योगात्मक प्रतिलोम 2/3 आएगा। ये किस में है, सी और डी में है, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, तो जो संख्या है वही है, लेकिन क्या करना है, इन्वर्स कर देना है, अंश को हर और हर को अंश। तो ऋण 2/3 है तो उसको 3/2 या ऋण 3/2 कर दें। ये किस में दिया है, तो ये सी वाले में दिया है, यानी ऑप्शन आपका केवल और केवल सी है, ठीक है ना। योगात्मक प्रतिलोम तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, लेकिन जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात आई तो सी वाले में सही निकला और डी वाले में क्या निकला, गलत। वो धनात्मक कर दिया, लेकिन धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, योगात्मक में बदल जाता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, 19वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा धन पूर्णांक, तो फिलहाल अभी तक तो ये मिला नहीं है, जब मिलेगा तब हम लोग इसका उत्तर देंगे। और ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दिया कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तुरंत इसी को टिक मार दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा धन पूर्णांक अभी तक ज्ञात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है 60 और 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। तो 60 और 80 के बीच के सभी, पहले अभाज्य संख्याओं को लिख लिया जाए। देखिए 60 और 80 के बीच का, तो पहले 60 और 70 के बीच में, तो 60 और 70 के बीच में एक 61 आ जाता है, दूसरा क्या आता है, 67 आता है। अब 70 और 80 के बीच में चलेंगे तो आपका आएगा 71, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 73 और लास्ट में आएगा 79, ठीक है ना। तो आपका 60 से 80 के बीच में सारी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लिया। अब हमको इसको जोड़ देना है, सिंपल सा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 9 3 12 13 7 20 1 21, लास्ट में एक आएगा, तो ये सी वाला आपका है, ठीक है ना। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 351। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 351। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, सी वाला हो गया, 351। तो ये हमारा 20 प्रश्नों का जो सीरीज थी वो इसका पहला भाग आपका यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक बार पुनः वीडियो को आप फिर से देखिएगा, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर पूछिएगा, हम उसको फिर किसी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें।